नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या। भाजपा का आरोप, सोची समझी साजिश के तहत हुई हत्या। कहा, भाजपा के शासन में गुंडों का होगा सफाया। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार आज। पटना के गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नीतीश कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे कार्यक्रम में शामिल। ऑपरेशन सिंदूर का आज 1 साल पूरा। भारतीय सेनाओं ने पीओके से लेकर पाकिस्तान तक आतंकी ठिकानों को तबाह करके पाकिस्तान और उसके आतंकी आकाओं को दिया था मुंहतोड़ जवाब। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ईरान का बयान। कहा, अमेरिका के शांति प्रस्ताव की कर रहे हैं समीक्षा। डोनाल्ड ट्रंप ने किया बहुत अच्छी बातचीत का दावा। जल्द खत्म होगा युद्ध। और उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम। भारतीय मुक्केबाजों ने 30 में से 27 पदक किए पक्के। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन से पहले उत्तर 24 परगना के मध्यमग्राम के पास कल देर रात अज्ञात हमलावरों ने भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये घटना तब हुई जब बदमाशों ने शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ की कार को निशाना बनाते हुए कम से कम 16 राउंड गोलियां चलाई। हमले के समय चंद्रनाथ और एक अन्य युवक बुद्धदेव बेरा गाड़ी के अंदर मौजूद थे। दोनों को बचाकर पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चंद्रनाथ को मृत घोषित कर दिया। पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने कहा, हमने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हमने अपराध में इस्तेमाल हुई 4 पहिया गाड़ी को जब्त कर लिया है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि गाड़ी की नंबर प्लेट नकली है और उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। We have started the investigation. We have seized a vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered. The vehicle, actually, the number plate that has been used belongs to a vehicle in Siliguri, but actually it is a tampered number. We have seized from the spot few fired cartridges as well as live rounds. We are processing the information that we have got so far. And at this moment, I think it is the information. This is the only information that I can divulge at this moment. शुवेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले में कहा कि ये एक सोची समझी हत्या है। 2-3 दिन तक रेकी की गई थी और हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी। इसका डीजीपी का बात 2-3 दिन रेकी करके फुल प्री प्लान मर्डर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। गेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई आज आप लोग का पास दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सब जानकारी लिया है। ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कर का साथ रहने के लिए आया है। 15 साल का महाजंगल राज का एक फल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब पिकअप कर लेगा तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा।
वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि एक दुखद घटना है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और हमारी सरकार सत्ता संभालेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है। डीजी साहब आए थे खुद, और डीजी पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्योर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा, एक भी नहीं बचा। हमारे मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ये शायद भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार का नतीजा है। जिस इंसान का बीजेपी से कोई लेना देना ही नहीं था, उसकी हत्या क्यों की गई, जनता में भारी गुस्सा है। भवानीपुर में हमारे सीएम ममता बनर्जी जो पराजित हुए हैं, उन्हीं का आफ्टर इफेक्ट शायद हो रही है। अब कौन कर रहे हैं? बोले बांग्लादेश निकल गया है, जो लोग उधर से आया था। अब कौन आया था, ये सीसीटीवी कैमरा है, देखना है। बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे पटना के गांधी मैदान में मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। अमित शाह कल रात पटना पहुंच चुके हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी आलाकमान ने मंत्रियों की सूची को अंतिम मंजूरी दे दी है। सम्राट कैबिनेट के विस्तार में जिन नेताओं के मंत्री बनने की अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें जनता दल यूनाइटेड की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का नाम भी शामिल है। बीजेपी से 12, जदयू से 11, एलजेपी-आर से 2, हम और आरएलएम से एक मंत्री शपथ ले सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जेडीयू के कोटे से ज्यादातर पुराने चेहरों को दोहराया जा सकता है, वहीं कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। बिहार में विधायकों की संख्या के हिसाब से मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। बिहार में साल 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी थी, लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद अब नई टीम का गठन किया जा रहा है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। वहीं जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 9 लोगों को लेकर जा रही एक नाव यमुना नदी में पलट गई। डीएम अभिषेक गोयल के मुताबिक हादसे में 3 लोग सुरक्षित निकल गए, जबकि 6 लोग अभी भी लापता हैं। जीवित बचे नाविक ने बताया कि नाव पलटी नहीं, बल्कि अपने आप ही पानी में डूब गई। जिन लोगों को तैरना आता था वो तो बाहर निकल गए, जबकि लापता 6 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। इस बारे में डीएम अभिषेक गोयल ने बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बाढ़ राहत इकाइयों सहित बचाव दलों को बुलाया गया है। एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और बाकी टीमें रास्ते में हैं। बचाव अभियान जारी है। 9 लोग सवार थे, घाटमपुर की तरफ से आ रहे थे और जो पलट गई है यमुना नदी में। इसके लिए हमने फिर जायजा लिया, कुछ टीम्स हमने भेजी। पुलिस यहाँ पर पहुंची सबसे पहले, गांव वाले भी बाद में थोड़े पहुंचे थे। जब हमें पता चला सबसे पहले टीम्स आई थी यहाँ पर, उसमें ये बताया गया कि 9 लोग सवार थे बोट में। जब पलटी तो उसके बाद 3 लोग को रेस्क्यू किया गया। 6 लोग अभी हमें नहीं मिल पाए हैं। इसके लिए हमने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड पीएसी, इन सब टीम्स को बुलाया है। अभी एसडीआरएफ आई थिंक पहुंच चुकी है, बाकी 2 टीम्स भी आ रही हैं। डीआईजी बांदा डिवीजन राजेश यश ने बताया कि गांव में लोग रोज नाव से नदी पार करते हैं। रात करीब 8:30 बजे नाव डूबने की सूचना मिली। 6 लापता लोगों में एक महिला और 5 बच्चे हैं, जिनकी उम्र 5 से 15 के बीच बताई जा रही है। उस नाव में कुल 9 लोग सवार कर रहे थे, उसमें 3 लोग सुरक्षित तैरकर आ गए हैं और 6 लोग लगभग लापता हैं। 6 लोग में एक महिला है और बाकी सब 5 बच्चे हैं, जिसमें बच्चे की उम्र लगभग 5 से 15 साल के बीच में है। इस हादसे पर भाजपा विधायक मनोज प्रजापति ने कहा कि प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। एसडीआरएफ की 3 टीमें लगी हैं, एनडीआरएफ आने वाली है, सरकार नियम संगत काम करेगी। पलट गई है, जिसमें 6 लोग अभी तक लापता हैं, जिसमें 5 बच्चे हैं, एक महिला है, 2 लोग अलग अलग गांव के हैं। यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, 3 टीमें आकर के सर्च आउट करने का काम कर रही हैं और अभी एनडीआरएफ की टीम भी आने वाली है। हमारी सरकार
से जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जो नियम संगत हैं, उनको वो कराने का काम करेंगे, मुआवजा दिलाने का काम करेंगे और इस पूरी रिपोर्ट को हम माननीय मुख्यमंत्री से बताएंगे। रुक करते अगली खबर का। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की कार्रवाई ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेनाओं ने पीओके से लेकर पाकिस्तान तक आतंकी ठिकानों को तबाह कर पाकिस्तान और उसके आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के लिए भारत का ऑपरेशन सिंदूर कितना नुकसान लेकर आया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। साल 2025 की 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। खुद पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत किसी आतंकी हमले का बदला इतना भयानक लेगा कि पूरा पीओके और पाकिस्तान उस जवाब से हिल उठेगा। पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारत के तीनों सेनाओं ने मिलकर सुनियोजित तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया था। भारत ने आतंकियों के पीओके में 7 और पाकिस्तान में 2 ठिकानों को रातों रात तबाह कर दिया था। मस्जिद की आड़ में चल रहे टेरर कैंप को भी भारत की सेनाओं ने स्वाहा कर दिया। 7 मई को भारतीय सेना ने लश्कर-ए-तैयबा के मुजफ्फराबाद में सैयदना बिलाल कैंप, सेवई नाला कैंप, भिंबर में मस्जिद अहले हदीस, मुरीदके में मरकज-ए-तैयबा की आड़ में चल रहे आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इसी तरह भारतीय सेनाओं ने जैश-ए-मोहम्मद के कोटली स्थित मस्जिद अब्बास, गुजरांवाला स्थित सरजल तिहार कलां और बहावलपुर स्थित मरकज सुभान अल्लाह को तबाह किया। भारतीय सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के कोटली स्थित मस्कर, राहिल, शाहिद और सियालकोट स्थित मैमूना जोया में स्थित आतंकी ठिकानों को भी नष्ट कर दिया। 7 मई के बाद इन इलाकों से आई तस्वीरें देखने लायक थी। आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले अचूक थे। भारत का हर एक टारगेट हिट हुआ। हमले से पाकिस्तान के आतंकियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद आतंकवाद पर भारत द्वारा किए गए ये हमले पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हुए और उसने जवाबी कार्रवाई का मन बनाया। ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यहां भी पाकिस्तान को भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत का अभेद्य सुरक्षा कवच पूरी तरह पाकिस्तान के इस कदम का इंतजार कर रहा था। भारत का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि पाकिस्तान भारत में एक भी टारगेट हिट नहीं कर पाया। वहीं 8 मई को पाकिस्तान के कई और आतंकी ठिकानों के साथ ही सामरिक और रणनीतिक ठिकाने भी इस हमले में बर्बाद हुए। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमलों के जवाब में काउंटर अटैक शुरू किए। इन हमलों में रावलपिंडी, लाहौर, मुर्दिके, बहावलपुर सब निशाने पर आए। भारत ने पाकिस्तानी एयरबेसों पर हमला किया और उसके डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह उड़ा डाला। भारत ने हवा में पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को नष्ट किया। हवा में ही AWACS यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कम्युनिकेशन जैमिंग विमान को नष्ट किया। इसके अलावा भारत ने जमीन पर पाकिस्तान का एक C-130 और एक IL-78 विमान नष्ट किए। जमीन पर ही एक AWACS विमान भी नष्ट किया। इसके अलावा कई F-16 विमान और ड्रोन भी भारत ने नष्ट किए। साथ ही भारत ने पाकिस्तान के C-2 यानी कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन केंद्र नष्ट किए। इसके अलावा 4 रेडार स्टेशन भी भारत ने तबाह कर दिए। भारत ने पाकिस्तान के एयरफोर्स स्टेशन पर 2 रनवे भी क्षतिग्रस्त किए। 4 विमान हैंगरों को भी भारतीय हमलों में नुकसान पहुंचा। ऑप सिंदूर के दौरान हमने इसका जो कैनवस है वो बढ़ा दिया और 2 जगह पाकिस्तान के हार्टलैंड में हमला किया और वो हमला एयरफोर्स द्वारा हुआ, जिसमें एयरफोर्स ने जो वेपन सिस्टम्स इस्तेमाल किए वो स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम्स थे, ग्लाइड बॉम्ब्स थे और इसके अलावा ऐसा भी किया गया कि जब हमारे वेपन सिस्टम्स दुश्मन के ऊपर उनके टारगेट्स को बर्बाद करें तो उसकी जो है वीडियोग्राफी ली जाए, उसकी फोटोज ली जाएं ताकि दुनिया को हम बता सकें। भारत के बदले की जद में पूरा पाकिस्तानी रक्षा तंत्र आया। इस घातक हमले के बाद पाकिस्तान को ये समझ में आया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया कितनी कठोर और प्रभावी हो सकती है। 7 और 8 मई की रातें पाकिस्तान के लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं थी।
भारत के जवाब ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया और इस तरह एक और हार पाकिस्तान का इतिहास बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद सेनानियों को नमन करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर हम अपने सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन करते हैं, जिनकी बहादुरी और समर्पण राष्ट्र की रक्षा करना जारी रखे हुए है। ऑपरेशन के दौरान उनके कार्यों में अद्वितीय सटीकता, निर्बाध समन्वय और विभिन्न सेवाओं के बीच गहरा तालमेल झलकता है, जिसने आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक मिसाल कायम की है। ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तत्परता का एक सशक्त प्रतीक है, जो दर्शाता है कि हमारे सशस्त्र बल सबसे महत्वपूर्ण समय पर निर्णायक कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर प्रगति का भी प्रमाण है, जो क्षमता को बढ़ाते हुए लचीलेपन को मजबूत करता है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबां पे ये छाया। अब बताओ, स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सी रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। 1 और 2 जून को नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस समिट का लोगो लॉन्च किया और आधिकारिक वेबसाइट पर का भी शुभारंभ किया। इस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में सदस्य और ऑब्जर्वर देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों के साथ 95 देश के 400 से ज्यादा संरक्षण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और नीति निर्माता शामिल होंगे। बिग कैट्स के संरक्षण को वैश्विक मंच देने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026 के लोगो और आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस आकर्षक लोगो में शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा 7 प्रमुख प्रजातियों को एक साथ दर्शाया गया है, जो वैश्विक एकता और साझा जिम्मेदारी का प्रतीक हैं। इस अवसर पर समिट की एक विशेष प्रमोशनल फिल्म भी जारी की गई। Today the IBCA Summit website has been launched. This website will serve as a dedicated global platform for the summit, enabling outreach, engagement and sharing of information related to the event. The summit is strategically significant as it will strengthen international partnerships, promote South-South cooperation and inspire collective action across big cat range countries. It will also help conservation efforts with global biodiversity and climate goals. अपने संबोधन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इसे वैश्विक स्तर पर बिग कैट संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने ये साबित किया है कि संरक्षण और विकास साथ साथ चल सकते हैं, जिससे पर्यावरण मजबूत होता है और लोगों की आजीविका भी सशक्त होती है। A key outcome of the summit will be adoption of the Delhi Declaration on Big Cat Conservation, a unified global commitment that will articulate shared priorities, strengthen transboundary cooperation, and promote a landscape-based approach for conservation big cats and their habitats.
सेव विकेट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम थीम के साथ ये समिट अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देने का मंच बनेगी। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई थी, जो दुनिया भर में बिग कैट संरक्षण के लिए एक अनूठा वैश्विक गठबंधन है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों जमैका, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने बुधवार को सूरीनाम की राजधानी पारामरीबो में भारत और सूरीनाम के बीच संयुक्त आयोग की बैठक की। बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों देशों के संबंधों को गहरा और भरोसेमंद बताते हुए कहा कि भारत इन रिश्तों को नई गतिविधियों और पहलों के माध्यम से और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 1902 में किए गए शहीदों के बलिदान को याद करते हुए सूरीनाम के मारियनबर्ग में शहीद नायकों के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच में भारत की सशक्त आवाज गूंजी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के लिए प्रवासन केवल आंकड़े नहीं बल्कि सम्मान, अवसर और गरिमा से जुड़ा विषय है। उन्होंने बताया कि भारत की नीति समग्र और व्यवहारिक है, जो वैश्विक प्रवासन संधि के अनुरूप लगातार विकसित हो रही है। कीर्तिवर्धन सिंह के मुताबिक भारत ने 23 देशों के साथ 27 समझौते कर सुरक्षित और नियमित प्रवासन को बढ़ावा दिया है, जिसमें श्रमिकों के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और कौशल विकास पहलों के जरिए प्रवासी श्रमिकों को सशक्त बनाया जा रहा है। भारत ने दोहराया कि वो वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर मानव केंद्रित, सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवासन के लिए प्रतिबद्ध है। India's approach to migration governance is holistic and pragmatic. It is driven by coordinated institutional efforts and broad societal engagements. Our policies remain closely aligned with the objectives and principles envisaged in the Global Compact, while evolving in response to the emerging global dynamics. With the objective that migration should be a choice supported by opportunity and dignity, we have invested in inclusive growth, livelihood, and financial inclusion. India has concluded 27 migration and mobility arrangements with 23 countries. This facilitates structured and skills-based mobility with a strong emphasis on worker welfare, social protection, and fair recruitment practices. राजधानी दिल्ली के विधानसभा परिसर में बुधवार को शब्दों की एक अलग ही गूंज सुनाई दी। मौका था प्रख्यात कवि और वक्ता कुमार विश्वास की विशेष प्रस्तुति अपने अपने राम का। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कुमार विश्वास ने राम के विभिन्न रूपों और उनके मूल्यों को अपनी खास शैली में प्रस्तुत किया। कविता, विचार और भावनाओं के इस संगम ने श्रोताओं को गहराई से प्रभावित किया। राम राज्य एक अच्छे राज्य की धारणा का विश्व में मानक है और ये भारत के लोकतंत्र के लिए पूज्य गांधी जी ने पहली बार कहा था। तो इसलिए जहाँ जहाँ विधान बनते हैं, विधानसभाएं, लोकसभाएं, वहाँ राम की मर्यादा, उनकी राज्य व्यवस्था, उनकी नीति, उनका कर व्यवस्था, उनके जगत के कल्याण के विषय में योजनाएं, इन सब के विषय में चर्चा होनी आवश्यक है। दिल की गहराई से धन्यवाद भाई कुमार विश्वास जी का, जिनके शब्दों ने हम सबको ऐसा बांधा कि हम यहाँ बंद करके ऐसे बैठे कि जा नहीं पाए। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी का, जो इतना सुंदर कार्य किया कि आपको यहाँ तक लेकर के आए। ईरान ने कहा कि वो एक अमेरिकी शांति प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त करने के लिए पेश किया गया था। हालांकि इसमें ईरान से ये प्रमुख अमेरिकी मांगे पूरी नहीं की गई कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को निलंबित करे और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोले। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि तेहरान अपनी प्रतिक्रिया भेजेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि ईरान समझौता करना चाहता है। ट्रंप ने बताया कि पिछले 24 घंटों में उनकी बातचीत बहुत अच्छी रही है और ये संभव है कि वो एक समझौता कर लें।
उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। लड़कियों की अंडर 15 टीम ने कुल 15 में से 14 पदक अपने नाम किए। वहीं लड़कों के अंडर 15 वर्ग में भारतीय मुक्केबाजों ने 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए। भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक रणनीति और तकनीकी कौशल का परिचय दिया। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।